ओके। सो ओके। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, कल हमने हेडिंग टेक्स्ट तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स का मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स का? याद है किसी को? पेजिस लिंक और टॉप लिंक आपने बताया था जो। देखिए, हमारे पास होते हैं कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। जब हम मॉडल पढ़ रहे थे सर्च इंजन का, कि वो लिंक्स चेक करता है, आपके लिंक्स का मैप चेक करता है। मीन्स इंटरनल लिंक्स वो होते हैं ना जो आपको विद इन द वेबसाइट रखते हैं, और एक्सटर्नल लिंक आपको वेबसाइट के बाहर कहीं दूसरी जगह पर ले जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो एसईओ में हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो इंटरनल लिंक्स हैं एंड एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो प्रॉपरली प्लेस हुए हुए हैं या नहीं, ठीक है। और एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी में होने चाहिए हमारे पास। अब ये हमारे पास सारे इंटरनल लिंक्स हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस वेबसाइट का लेआउट ऐसा है कि इसके अंदर जो लिंक्स हैं वो इजीली अवेलेबल है, यानी कि अंडरस्टैंडेबल है, कि ये लिंक्स हैं जो हमें किसी और पेज पर डाइवर्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर इसमें कोई एक्सटर्नल लिंक्स है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक का, तो ये गुड इनफ है या नहीं, क्योंकि इस वक्त एक्सटर्नल लिंक्स सिर्फ 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक्स हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये कम है, ये और ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास, आप इसमें कोई ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं, और इवन कि अगर आप रीसेल कर रहे हैं दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट या कुछ और, तो इनके रिव्यूज या इनके जो एक्चुअल पेजेस हैं वहां से उनको भी आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो हाई अथॉरिटी पेजेस होंगे। क्लियर? क्योंकि जब स्क्रॉल इन करता है सर्च इंजन तो वो उन पेजेस को भी इंडेक्स करता है ना, और उनकी वेबसाइट पे जाएगा तो आपके पेजेस को भी इंडेक्स करेगा। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि इस वेबसाइट के लेआउट के अकॉर्डिंग ये वाले पेजेस तो हमें लग रहा है कि ठीक से अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। अगर हम फाउंडेशन पे जाके क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में हम फाउंडेशन के पेज पर ही जा रहे हैं, कमिंग सून। ओके, चलें, एटलीस्ट इन्होंने कमिंग सून तो लगाया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपरली हम अब देखें इसके अंदर एक इशू क्या है। अब मुझे इस पेज से वापस होम पेज पे जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगी? मुझे क्या करना होगा? मुझे बैक स्पेस करना होगा, कि मुझे एक एक करके, अब पहले जितने भी मैंने पेजेस सर्च किए हैं, बैक 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 करके मुझे इसके होम पेज पे आना होगा। इसका मतलब ये कि इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है नेविगेशन के अंदर, कि होम पेज नहीं है, इवन कि कॉन्टेक्ट अस का भी कोई फॉर्म नहीं लगा हुआ। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस यहाँ लगा हुआ है बॉटम पे, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं हम। ओके, तो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर है, लेकिन कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे भी कहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी होम पेज का ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे फिर अगेन होम पेज पे जाना हो तो मैं ऐसे बैक करके जाऊंगी होम पेज। तो हम अपनी एसईओ की रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि जो पेज की नेविगेशन है, इंटरनल लिंक्स है। इंटरनल लिंक्स में हम मेंशन करेंगे कि होम पेज टैब इज मिसिंग, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक्स में हम लिखेंगे कि एक्सटर्नल लिंक्स बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 3 ही लगे हुए हैं। अब वो हमसे पूछेंगे कि और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होने चाहिए, तो हम उन्हें बताएंगे कि आपके जो कस्टमर्स हैं, इवन कि आप जिनके प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं उनके भी आप लगा सकते हैं वेबसाइट के लिंक्स, क्योंकि वो हाई अथॉरिटी डोमेन पेज होंगे। सो हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स इस तरह से चेंज करते हैं या चेक करते हैं कि इंटरफेस के अंदर, अब ये भी शॉप नाउ का बटन तो देखते हैं ये प्रॉपर है या नहीं। अब देखें आप, शॉप नाउ के बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट हाइलुरोनिक एसिड का सिरम ओपन हो गया। ये किस तरह का, कोई सेंस बन रहा है इसका? इस बटन को यहाँ पे ऐड करने का और इस सिरम को यहाँ पे ऐड करने का, तो इंटरफेस के अंदर अगर आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो मुझे वापस ऊपर ही लेकर आ रहा है वेबसाइट पे। तो इन प्रोडक्ट के ऊपर फिर लिंक लगाने का कोई पर्पज ही नहीं है।
एक्चुअल तो ये होना चाहिए कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट सही खुला है, ये प्रोडक्ट प्रॉपरली प्रोडक्ट पेज ओपन हुआ है। लेकिन इससे पहले वाला मैं कर रही थी तो प्रोडक्ट पेज ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये वाले जो इश्यूज होते हैं ये हमें आइडेंटिफाई करके बताने होते हैं कि भाई पेज के ऊपर होम पेज के लिए कोई टैब नहीं है, अगर बैक करके जाना हो तो प्रोडक्ट के पेज प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये सही है। जो भी इश्यूज होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स के, यानी कि नेविगेशन के जो लिंक्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं वो हमें इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स में उनको बताने होते हैं। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स से मिलती जुलती एक और चीज है, वो है आपके पास यहाँ पे एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट बेसिकली ये देखिए, हमारा ये जो कर्सर होता है ना, इसको जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हैंड बन जाता है। यानी कि किसी भी तरह का अगर आपने हैंड अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है या किसी कुछ और भी जो भी आपने सिंबल दिया हुआ है, क्योंकि उस वक्त ये कर्सर नहीं रहता। ठीक है, उस वक्त ये, जब हम किसी भी चीज के ऊपर ऐसे अपना कर्सर लेकर आते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये होवर करना कहते हैं इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई लिंक है तो ये जो लिंक के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। सिंपल अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दिखाऊं वर्ड पे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्किनटेक स्टोर, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ स्किनटेक स्टोर, और हम इसके ऊपर एक लगा देते हैं लिंक। तो ये देखें ये लिंक बन गया है। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस स्टोर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब वेबसाइट के ऊपर डेवलपर किसी भी टेक्स्ट की बैक साइड के ऊपर लिंक लगाता है तो एक्चुअली वो लिंक की तरफ हमें गाइड कर रहा होता है। अगर यहाँ पे स्किन केयर लिखा हुआ है तो इसके पीछे जो लिंक होना चाहिए वो स्किन केयर के पेज का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे स्किन केयर लिखा हुआ है और इस पे जब आप क्लिक करें तो आपके पास मेकअप की टैब ओपन हो जाए या मेकअप का पेज ओपन हो जाए। तो ये जो टेक्स्ट कहलाता है ना, इस टेक्स्ट को हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट, यानी कि गाइड करने वाला टेक्स्ट लिंक की तरफ। इसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये लिंक क्या ओपन करेगा। तो ऐसा होता है कि अगर आपने लिंक के ऊपर एंकर टेक्स्ट ठीक नहीं लिखा है, यानी कि आपका लिंक किसी और चीज के बारे में है और उसके ऊपर टेक्स्ट आपने कुछ और लिख दिया है जस्ट बिकॉज कि अपने कीवर्ड्स यूज कर लें या किसी भी रीजन की वजह से, तो वो ऑप्टिमाइज नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं कि इनके एंकर टेक्स्ट प्रॉपरली लिखे हुए हैं या नहीं। अगर मैं ब्रांड्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट आ गए हैं जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इन्हें सजेस्ट करना चाहें तो मैंने ये कह सकते हैं कि आपने के ब्यूटी और दूसरे, यहाँ पे आपने 3 प्रोडक्ट की टाइप्स बताई हैं, फिर आपने यहाँ पे एक ब्रांड लिख दिया और यहाँ पे अपने ब्रांड्स के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर दिया। आप यहाँ पे ब्रांड्स के टैब्स बनाते हैं ना प्रॉपर, कि मेरे पास एक के ब्यूटी का के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास केयर वी के प्रोडक्ट हैं। तो वो उन ब्रांड्स के ऊपर फिर हम फर्दर क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास प्रॉपरली चीजें ओपन होती हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल प्रोडक्ट्स का नाम लिख सकते थे, ऑल प्रोडक्ट्स। ये ब्रांड्स का एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज नहीं है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक सबको? जी। तो एंकर टेक्स्ट वो होता है जो लिंक के ऊपर बना होता है, यानी कि लिंक के ऊपर लिखा होता है गाइड करने के लिए कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या ओपन होगा या फिर हम वेबसाइट के किस पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और ऑल्टर टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट आप लोगों को मैंने बस समझाया था कि किसी भी इमेज को डिफाइन करने के लिए, लाइक ये जो इमेज लगा हुआ है, ठीक है, इस इमेज को अगर हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसके पीछे जो कोड है, हाइड्रेटिंग फेशियल क्लींजर, ऑल्टर टेक्स्ट इसका लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओके, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं ऑल्टर टेक्स्ट इसका लगा हुआ नहीं होता, अब अगर ये इमेज यहाँ पे लोड नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पे हाइड्रेटिंग फेशियल क्लींजर। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना कि इमेज लोड नहीं हो रहा तो इमेज, या तो लिखा आता है खाली इमेज या फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर ऑल्टर टेक्स्ट लगा होता है तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है प्रॉपरली हमारे पास। क्लियर है, ये समझ में आ गया कि कैसे देखते हैं? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट,
तो ये स्पेसिफिक देखेंगे हाईलाइट हुआ हुआ है, ये इमेज हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ से, और ये टेक्स्ट हाईलाइट हुआ हुआ है। इसका मतलब ये कि इस इमेज का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर है। यहाँ से आपको इमेज की ओरिजिनल फाइल भी मिल जाती है, ये देखें, ठीक है। और इसका ऑल्टर टेक्स्ट भी नजर आ जाता है। ठीक है, ऑल्टर टेक्स्ट के लिए देखें ALT इमेज ALT टैग लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ये? जी। ये चेक किस तरह बाकी किया आपने साइट पे? हमें जिस भी चीज का कोड देखना हो ना वेबसाइट के ऊपर, उस पर क्लिक करके उस पर अपना कर्सर लेकर आए, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको उसका कोड नजर आएगा। ओके। ठीक है, अब इतना बड़ा कोड में ये जो हाईलाइट एरिया है ना, ये इसका ही कोड है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। क्योंकि जब आप कोड पे कर्सर लेकर आ रहे हैं तो देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्लियर है? जी। तो ये होता है बेसिकली हमारा ऑल्ट टेक्स्ट। तो ऑल्ट टेक्स्ट और एंकर टेक्स्ट को मिक्स नहीं करिएगा। एंकर टेक्स्ट जो किसी यूआरएल के ऊपर लगे होते हैं, यानी कि यूआरएल पे गाइड कर रहे हैं हमें कि यूआरएल आपको कौन सा पेज ओपन करके देगा या कहाँ लेके जाएगा। एंड ऑल्ट टेक्स्ट डिफाइन करता है कि ये इमेज किस चीज के बारे में है, किस चीज का इमेज है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी चीजें हैं वो बिल्कुल सिंपल सी हैं, लाइक कीवर्ड डेंसिटी, प्लेजरिज्म चेक, ग्रामर चेक, ठीक है, कंप्रेशन, टाइटल्स, कीवर्ड एंड कीवर्ड कैनिबलिज्म और आर्टिकल स्पिनिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि टाइटल्स का यहाँ पे और ये टाइटल टैग्स में क्या डिफरेंस है। टाइटल टैग्स वो थे जो हमने सर्च के लिए बनाए थे, ठीक है। और जो ये वाले टाइटल्स हैं, ये वो टाइटल्स हैं अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इमेज, डॉक्यूमेंट या कुछ भी, कोई फाइल, कोई वीडियो रखते हैं तो उसका हमें एक टाइटल देना होता है। जैसे ये वाला टाइटल है, हाइड्रेटिंग फेशियल क्लींजर, ठीक है। ये तो क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लेकिन अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं भी होगी तो उस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, अल्ट्रा शेयर डेली डिफेंस मिनरल सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, ये पूरी जो डिटेल लिखी हुई है ये क्या है, इसका टाइटल है। ठीक है, ये इसका टाइटल है। तो एक ये टाइटल होता है जो आपकी इमेज को, आपकी वीडियो को के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझिएगा ऑल्टर टेक्स्ट और टाइटल का। क्लियर है यहाँ तक कि टाइटल टैग और टाइटल में क्या डिफरेंस होता है? यस मिस। ठीक है, तो वो ये डॉक्यूमेंट के लिए भी हो सकता है, किसी वीडियो पे भी हो सकता है, क्योंकि आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उस पर कोई टाइटल तो लगाएंगे ना, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जी। अच्छा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड डेंसिटी का ऑप्शन है कि हम कीवर्ड डेंसिटी, यानी कि हमारा जो कीवर्ड है, जो प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, या फिर कौन से वर्ड वेबसाइट के ऊपर ज्यादा यूज हो रहे हैं। अगर हमने खुद नहीं बनाई, वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है और हमारे पास आई है ऑर्डर के लिए, और हम उसको फिर सजेस्ट करेंगे कि फर्दर उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो ओवरऑल कंटेंट है, जो ओवरऑल, चाहे वो उसके हेडिंग्स हों, टाइटल्स हों, डिस्क्रिप्शंस हों, या उसमें ब्लॉग्स लिखे हों, उसके अंदर कुछ भी, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है टोटल, उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें कौन सा वर्ड कितना यूज हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीजें चेक करते हैं हम। अभी मैं आपको टूल बताती हूँ किससे। उसके बाद प्लेजरिज्म और ग्रामर, ये सारी चीजें जो हम चेक करेंगे, इसके लिए टूल है, मैं अभी ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे पहले मैं जो विदाउट टूल वाली चीजें हैं, वो समझा दूँ। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करें, जैसे हम लोग कोई देख लेते हैं ऐसी फूड की जिसमें ज्यादा पिक्चर्स होती हैं, ये देखें, ये लोड हुई है इमेज, इमेज को लोड होते हुए देखा आपने? ये देखें यहाँ पे इमेजेस लोड हो रही थी, आप लोगों ने नोटिस किया? अगर स्टार्टिंग में वेबसाइट को तो नोटिस किया था आप लोगों ने? यस। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ना, ये इसलिए होती है, ये लोडिंग की जो एक टाइमिंग होती है ना, इस टाइमिंग को हम मिनिमम कर दें कि जैसे ही हम वेबसाइट को ओपन करें, हमारे जो इमेजेस हैं वो फौरन लोड हो। तो लोड होने में क्यों टाइम लेते हैं ये? क्योंकि इनके साइजेस बहुत हैवी होते हैं, हम अच्छी क्वालिटी की इमेजेस, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो वो हैवी होती हैं, और हैवी होती हैं तो लोड होने में टाइम लेती हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट के इमेजेस या वीडियोस हैवी हैं और लोड होने में टाइम ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे टाइम तो गुड है,
ठीक है। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं ये टाइम ले रहे हैं लोड होने में, डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स लोड होने में टाइम ले रहे हैं, तो आपने डेवलपर को ये बताना होता है कि आप इनको कंप्रेस करें, यानी कि इसका साइज इज एमबीज, साइज इसको डिक्रीज करें, ठीक है, इन एमबीज, जो भी एक्स वाई जी साइज उन्होंने यूज किया है। और अगर वो ये कहते हैं कि साइज चेंज करने की वजह से मिस क्वालिटी खराब होती है इसकी, तो आप देखें कि इनके जो इमेजेस हैं वो ज्यादातर वेबसाइट के ऊपर किस तरीके के यूज हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इस इमेज को ओपन करती हूँ और इसको मैं डाउनलोड करती हूँ और सेव करती हूँ, तो देखें ये वेब पी फाइल है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी कंप्रेस हुआ हुआ है। वेब पी फाइल आप सिंपल किसी भी टूल को यहाँ पर जाके सर्च करेंगे फ्रॉम जेपेग टू वेब पी फाइल, जेपीजी। ठीक है, वेब पी कन्वर्टर। तो आप उन्हें बताएं डेवलपर को, वैसे डेवलपर को ये बात पता होती है, ठीक है, आप उन्हें बताएं कि भाई आप जेपेग या पीएनजी यूज नहीं करें, आप वेबसाइट के ऊपर वेब पी फाइल यूज करें। वेब पी फाइल का अगर कोई 10 MB की फाइल है ना वेब की, तो वो जेपेग या पीएनजी के अंदर 100 MB की होगी। इतना डिफरेंस होता है और क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो हम सब उनसे कहेंगे कि भाई आप, मिस, मुझे ये जी, समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया ये वाला। अच्छा समझ में आया। देखिए हमारे पास जो नॉर्मली हम्म। इमेजेस होते हैं ना, पीएनजी या जेपेग हम्म। फॉर्मेट के अंदर होते हैं। पीएनजी या जेपेग फॉर्मेट के अंदर फाइल्स हैवी होती है। तो हम उनसे कहेंगे हाँ। कि आप, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि जेपेग या पीएनजी ही फाइल्स लगी हुई हैं, तो हम डेवलपर को ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो फाइल यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो इमेजेस यूज कर रहे हैं वो वेब पी फॉर्मेट में यूज करें। अच्छा।